नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा जो यूनिट चल रहा है वो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों को साथ में लेकर चला रही हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि पेपर 1 में भी रिसर्च आता है और पेपर 2 में भी रिसर्च आता है। पेपर 1 में जो आता है वो इतना डिप्थ में नहीं आता है और जो पेपर 2 में आता है वो रिसर्च आपका डिप्थ में आता है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको डिप्थ में पढ़ाऊँ ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम देख रहे हैं और उसमें भी हम सैम्पलिंग तक पहुंच गए, सैम्पलिंग वाले स्टेप्स तक हम पहुंच गए। ओके, तो आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में देखने वाले कि कितने टाइप्स के सैम्पलिंग होते हैं और उनके भी जो टाइप्स हो गए वो हम कल से स्टार्ट करने वाले। एक एक वीडियो में अलग अलग से आपको हर टाइप्स को मैं पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और इस चैनल पर अगर जो भी नया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों ये बताना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन के साथ साथ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की सीरीज़ भी चला रही हूँ। तो आप लोग और पीएचडी की जो भी नोटिफिकेशन आती रहती है वो भी मैं यहाँ पर अपनी चैनल पर डालती रहती हूँ। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, मैंने कल आपको बताया था कि पॉपुलेशन आखिर क्या है और सैंपल क्या है और सैम्पलिंग क्या है। फिर से एक बार बता दे रही हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मुझे किसी विषय पर रिसर्च करना है। ओके, तो मान लीजिए मुझे गुजरात जो हमारा जो गुजरात स्टेट है ना उस पर अगर उसके जो टीचर्स है, प्राइमरी टीचर्स है, उन पर मुझे क्या करना है, रिसर्च करना है। ओके, गुजरात के प्राइमरी टीचर्स पर मुझे रिसर्च करना है। अब देखिए, गुजरात में जो प्राइमरी टीचर्स है, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 लाख टीचर्स है। कितने? 2 लाख टीचर्स है प्राइमरी टीचर। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्राइमरी टीचर। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि गुजरात स्टेट में जो प्राइमरी टीचर्स की संख्या है वो क्या है, 2 लाख, यानी कि टोटल 2 लाख प्राइमरी टीचर्स है। तो ये जो टोटल जो जनसंख्या हुई वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी पॉपुलेशन हो गई। क्या हो गई? पॉपुलेशन। ओके, तो टोटल जो जनसंख्या होती है वो हमारी पॉपुलेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि यहाँ पे 2 लाख जो लोग हैं उन पर हम रिसर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीज़न ये है कि देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 2 लाख टीचर्स को मिले और उनके पास से डाटा कलेक्ट करें। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी सारी जनसंख्या होती है तो उन जनसंख्याओं में से हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, सैम्पलिंग करना पड़ता है। ठीक है, सैम्पलिंग करना अच्छी बात तो नहीं होती लेकिन फिर भी हमें सैम्पलिंग मजबूरी में करना होता है। अब देखिए, मैं 2 लाख टीचर्स को मिल नहीं पाती हूँ, अगर मिलने भी जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाता है, उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है ना। तो यहाँ पर मुझे ये भी देखना होता है कि एक रिसर्चर के भाग में मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास कितना बजट है रिसर्च के लिए और उसके आधार पर मैं कितने टाइम में अपना रिसर्च कंप्लीट कर पाती हूँ। ओके, तो ये सारी बातें मुझे यहाँ पर देखनी होती है। तो यहाँ पर मैं 2 लाख टीचर्स पर रिसर्च नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए वो मेरी मजबूरी है ना। इसीलिए मैं क्या करूँगी, इन 2 लाख टीचर्स में से कुछ लोगों को यहाँ पर चुन लूँगी। ओके, मान लीजिए मैंने 2 लाख में से 3300 लोगों को मैंने चुन लिया। ओके, मान लीजिए 3300 की जगह हम कुछ और ज़्यादा, सॉरी यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देती हूँ। ओके, ये है गुजरात के प्राइमरी टीचर्स की बात हो रही है। ओके, एग्जाम्पल चल रहा है। ओके दोस्तों, टीचर्स। ओके, ये गुजरात प्राइमरी टीचर्स है, उनकी संख्या कितनी है, 2 लाख है। ये 2 लाख हमारी टोटल जनसंख्या है, वो हमारी पॉपुलेशन है। ओके, पॉपुलेशन है। अब देखिए, यहाँ पर मैं 2 लाख टीचर्स पर रिसर्च नहीं कर पाती हूँ, वो मेरी मजबूरी है और उसी मजबूरी के कारण मैं क्या करूँगी, इसमें सैम्पलिंग करूँगी, यानी कि कुछ लोगों को चुनूँगी इसमें से। अब मैं ऐसे लोगों को चुनूँगी
जिनके होने की संभावना कैसे होगी, बराबर बराबर होगी, या तो फिर मैं अपनी पसंद के अपनी इच्छा अनुसार इन्हें चुनूंगी। अब देखिए 2 लाख में से मैं मान लीजिए 10,000 लोगों को चुन लेती हूँ। कितने? 10,000 लोगों को मैं चुन लेती हूँ। अब देखिए 10,000 लोग जो हो गए वो मेरे क्या हो गए? सैंपल हो गए। क्या हो गए? सैंपल हो गए। आपने कभी देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो दुकान पर जाती है ना, तो मान लीजिए गेहूँ लेने गई तो क्या कहेंगे दुकान वाले को, पता है कि भैया पहले थोड़े से सैंपल दिखाओ तो गेहूँ के। तो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा जो भी गेहूँ का जो गेहूँ होता है, कट्टा होता है ना, उसमें से वो क्या करेगा, थोड़े से गेहूँ निकालेगा और महिला को बताएगा कि ये लीजिए मैम, और ये गेहूँ है हमारे यहाँ। ओके, तो महिला क्या करेगी, उस गेहूँ को चेक करेगी और अगर अच्छे है तो वो बोल देगी कि ओके चलिए ये पूरा मुझे इतने किलो गेहूँ दे दो। ओके, तो ये क्या हो गया, जो सैंपल उसने दिखाया ना दुकानदार ने, तो वो सैंपल हो गया कि उसने क्या किया, जितने भी गेहूँ थे उनमें से थोड़े से गेहूँ लेकर महिला को क्या किया, दिखाया, ताकि महिला को पता चले कि ये गेहूँ अच्छे है। और उसके आधार पर महिला ये भी अनुमान लगा लेती है कि ये गेहूँ अगर मेरे हाथ में जो आए हैं वो अच्छे हैं, तो इस जो भी थैली में जो भी गेहूँ है वो क्या है, अच्छे ही होंगे। ओके, तो इस बस यही प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाख में से 10,000 लोगों को ले लिया है, तो ये मेरा सैंपल हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में एक प्रोसेस होती है, ऐसे थोड़ी ना 10,000 लोगों को ले लेंगे। आप तो जान पहचानते नहीं होते, 2 लाख टीचर्स होते, तो क्या 2 लाख टीचर्स को आप पहचानेंगे? बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, कुछ विधियाँ करनी पड़ेगी। ऐसे ही उठा के चलो भाई तो आपका अपहरण किया जा रहा है, चलिए उठिए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस जो प्रविधि की कहा जाता है, उसी प्रविधि को हम कहेंगे सैम्पलिंग। क्या कहेंगे? सैम्पलिंग। और यही हमारे रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसमें यही हमारे उनके स्टेप में से एक स्टेप है सैम्पलिंग का। ओके, तो सैम्पलिंग करने की बात आती है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 बात बता दी। पूरी जनसंख्या को हम पॉपुलेशन कहेंगे। दूसरा, उन पॉपुलेशन में से हम कुछ लोगों का चुनाव करेंगे तो उन लोगों को हम कहेंगे सैंपल। और जो उन दोनों के बीच में जो प्रविधियाँ होती है, उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस की जाए जिनके माध्यम से ये चुने जाते हैं सैंपल, उसी को हम बोलेंगे सैम्पलिंग। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, सैम्पलिंग को प्रतिदर्शन भी कहा जाता है, न्यायदर्श भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं हिंदी में। ओके, तो यहाँ पर हम एक ही नाम याद रखेंगे, सैम्पलिंग। तो वो इंग्लिश वर्ड एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर आपको यही याद रखना बेटर होगा। ओके, चलिए सैम्पलिंग के बारे में देखा जाए तो सैम्पलिंग के 2 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो संभाव्य प्रतिदर्शन और असंभाव्य प्रतिदर्शन। देखिए यहाँ पर संभाव्य भी दिया जाता है, संभावित भी दिया जाता है। ओके, और फिर यहाँ पर असंभाव्य, बिन संभाव्य, ओके, बिन संभवित, इस तरीके से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इससे बेटर ये होगा कि आप यहाँ पर ये इंग्लिश वर्ड ही याद रखें, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, तो चलिए ये हमारे सैम्पलिंग के 2 टाइप्स हो गए, कौन कौन से, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। चलिए अब चलते हैं, ये दोनों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है, उन दोनों के बीच में क्या तफावत है, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो संभाव्य प्रतिदर्शन वैसे प्रतिदर्शन परियोजना को कहा जाता है जिसमें जनसंख्या के सदस्यों का प्रतिदर्शन में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी जो पूरी हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन में से हम जो भी सैंपल कर लेते हैं ना, तो जो भी सैंपल लेते हैं तो यहाँ पर रिसर्चर को क्या होता है कि यहाँ से पूरी जनसंख्या में से जब वो सैंपल लेता है तो उसके बारे में उसकी जो संख्या होगी वो रिसर्चर को क्या होगी, ज्ञात होगी। क्या होगी, ज्ञात होगी। यहाँ पर ये जो सैंपल की जाने वाली जो भी संख्या है उसके बारे में रिसर्चर को पता होगा। ओके, यानी कि 2 लाख में से अगर मैं 10,000 का चुनाव करना चाहती हूँ तो मुझे पता होगा कि मुझे 10,000 लोगों को लेना है। ओके, ये उसको क्या होगा, रिसर्चर को ज्ञात होगा। यहाँ शोधकर्ता को जनसंख्या
संख्या का आकार ज्ञात होता है। अभी मैंने बताया ना, उसका आकार उसको ज्ञात होता है। प्रतिदर्श की वांछित संख्या निर्दिष्ट होती है, इसका मतलब भी यही होता है। यानी कि जो भी संख्या हमें चाहिए, हमें 10,000 लोगों को मान लीजिए मुझे 10,000 लोगों पर करना है, तो मुझे पता होगा कि ये 10,000 लोगों को यहाँ से मैं चुनूंगी। ओके, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रति सदस्य में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। देखिए यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए कि एक आपने 100, आपके पास 100 लोग हैं। अब देखिए इन 100 लोगों को अगर उन लोगों की चुने जाने की संभावना बराबर बराबर कब होती है, तो जबकि मैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार अगर इन 100 में से मान लीजिए मुझे 30 लोग चाहिए, तो इन 30 लोगों को अगर मैं अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार अगर ऐसे ही चुन लूँगी, तो मैं क्या करूँगी, अच्छे अच्छे लोगों को ही चुनूँगी ना, बुरे लोगों को कोई चुनता है, बिल्कुल भी नहीं चुनता है ना। तो यहाँ पर ये बात क्या होती है, ये बराबर बराबर नहीं होती है। क्योंकि चले मान लीजिए मैंने 30 बच्चे अच्छे अच्छे ले लिए, तो बुरे बच्चे बोलेंगे कि मैम ने तो हमारे साथ क्या किया, अन्याय किया, हमें तो लिया ही नहीं, है ना, हमें मौका नहीं दिया। तो ये बात आ जाती है, पक्षपात की बात यहाँ पर आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो संभाव्य प्रतिदर्श है वो यहाँ पर इस तरीके का नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि अगर 100 बच्चे हैं, तो उनमें से अगर मुझे एक भी बच्चा अगर लेना है, तो उनकी चुने जाने की संभावना कैसी होगी, बराबर बराबर होगी। ओके, यानी कि मैं 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों में से मैं जिनका भी चुनाव करूँगी, यहाँ पर क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये थी बात हमारी क्या हो गई, संभाव्य प्रतिदर्श की, कि जहाँ पर क्या होती है कि जिसके चुने जाने की संभावना कैसे होगी, बराबर बराबर होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एक प्रविधि के बारे में उसमें बता देती हूँ। तो देखिए मान लीजिए मुझे रैंडमली सिस्टम का, यहाँ पर देखिए संभाव्य प्रतिदर्शन होता है ना, वहाँ पर रैंडमली सिस्टम यूज़ की जाती है। रैंडमली सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों की मैं पर्चियाँ बनूंगी और उनके नाम लिखकर ये पर्चियाँ बंद करके मैं इस बॉक्स में डाल दूंगी और बॉक्स को बराबर हिलाऊंगी, और फिर उसमें से मैं क्या करूंगी, मुझे 100 में से 30 बच्चे चाहिए, तो इन पर्चियों में से टोटल 100 पर्ची है, उनमें से मैं क्या करूंगी, 30 पर्ची निकाल दूंगी। अब देखिए ये बताइए मुझे कि मुझे क्या पता होगा कि यहाँ पर ये 30 जो पर्चियाँ है उसमें से कौन सी पर्ची किसके नाम की होगी, बिल्कुल भी नहीं पता होगा ना। मान लीजिए यहाँ पर रमेश है, महेश है। ओके, तो देखिए महेश है, रमेश है, श्याम है, राम है, ओके, महिमा है, जो भी है, मान लीजिए ये सारे बच्चे हैं। तो मान लीजिए मुझे महिमा को चुने जाने की, यहाँ पर मुझे पता होगा कि हम मेरे 30 चिट्ठी में महिमा की चिट्ठी मेरे पास आई है, बिल्कुल भी नहीं पता होगा ना। तो यहाँ पर महिमा के चुने जाने की संभावना कैसे बन जाती है, इक्वल बन जाती है ना, बराबर बराबर हो जाती है। इनमें से कभी भी महिमा की चिट्ठी आ सकती है, मैं अपने अनुसार उसे चुनती नहीं हूँ। तो बस यही रैंडमली सिस्टम से यहाँ पर क्या होता है, चुनाव किया जाता है। ओके, कम से कम अवश्य ही शोधकर्ता को ज्ञात होती है। देखिए यहाँ पर जो संख्या होती है वो उसके चुने जाने की जो संभावना होती है वो क्या होती है कि रिसर्चर होता है उसे ज्ञात होता है। ओके, कि इतने बच्चे की जो संभावना है वो बराबर बराबर की होगी। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, संभाव्य प्रतिदर्शन से प्राप्त होने वाले प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है ना, वहाँ पर अगर हम जो भी 100 में से मान लीजिए हमने 30 बच्चे चुने हैं, तो वो 30 बच्चे की चुने जाने की संभावना कैसी थी, बराबर बराबर थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 30 बच्चे ना, वो 30 बच्चे जो भी प्रतिनिधित्व करेगा ना, वो 100 बच्चों के लिए क्या होगा, अच्छा प्रतिनिधित्व ही यहाँ पर होगा, यानी कि उसका पूरा प्रतिनिधित्व करेगा। आपने देखा होगा कि हमारे जो मान लीजिए कि हमारे भारत के कोई विदेश मंत्री है, तो वो जाकर कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमारे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर वो जो भी प्रतिनिधित्व करेगा वही परफॉर्मेंस वहाँ पर पड़ेगा हमारे इंडिया का, पूरी इंडिया का, है ना। तो बस ये बात यहाँ पर है, ये 30 बच्चे जो भी परफॉर्मेंस करेंगे ना, वो क्या होगे, ये 100 बच्चों के लिए सही होगा। ओके,
तो उसी यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसमें जो भी सैम्पलिंग होते हैं उनसे जो प्राप्त होने वाले जो सैंपल्स है वो क्या होते हैं, प्रातिनिधिक होते हैं। इनसे मिलने वाले निष्कर्ष को काफ़ी विश्वास के साथ उन जनसंख्या जिसे प्रतिदर्श का चयन किया गया है होता है उस तरह की समान जनसंख्या पर लागू किया जाता है। मान लीजिए कि मैंने टोटली जो 2 लाख टीचर्स को चुना है, मैंने प्राइमरी टीचर्स को, तो ये जो 2 लाख है उनमें से मैंने 5,000 10,000 लोगों को 10,000 टीचर्स को लिया और उन पर रिसर्च किया और उनके रिसर्च के आधार पर मैंने यहाँ पर क्या किया, उनके रिसर्च के आधार पर मैंने यहाँ पर उन पर जो निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, वही कंक्लूजन यहाँ पर 2 लाख लोगों को लागू होगा। ओके, तो ये हमारे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि असंभाव्य प्रतिदर्श यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में देखते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, तो जो हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखने को मिला उसके विपरीत दिशा में हमें यहाँ पर कुछ जानने को मिलता है। देखिए, असंभाव्य प्रतिदर्शन वैसी प्रतिदर्शन परियोजना है जिसमें जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती। यानी कि मुझे 2 लाख में से जो लोग चाहिए उनकी कितने लोग मेरे पास आएंगे उसकी संख्या मुझे ज्ञात नहीं होती। आगे अपने प्रोबेबिलिटी में क्या देखा कि 2 लाख टीचर्स हैं, उनमें से मैं 10,000 लोगों को चुनूंगी। वो 10,000 लोग जो मुझे पता है वो मुझे ज्ञात है, उसकी संख्या मुझे ज्ञात है। यहाँ पर ये संख्या ज्ञात नहीं होगी। ओके, यहाँ शोधकर्ता अपनी इच्छानुसार एवं आवश्यकता अनुसार कुछ सदस्यों को चुनकर चयन कर प्रतिदर्शन में शामिल कर लेता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिसर्चर होता है वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता, अगर उसे लगता है कि मुझे 300 लोग चाहिए तो वो ऐसे ही 300 लोगों को ले लेगा, उसमें रैंडमली सिलेक्शन नहीं करेगा। ओके, ऐसे ही चुनेगा, अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे लोगों को चुन लेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। इससे आसानी से कम श्रम, धन एवं समय में ही तैयार कर लिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर श्रम भी कम होता है, धन भी कम, क्योंकि अगर मैं अच्छे लोगों को लूँगी तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, और जल्दी से ही मुझे इन्फॉर्मेशन, जो डाटा चाहिए वो अच्छे से सरलता से प्राप्त हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर समय भी कम खर्च होता है, धन भी खर्च कम होता है, और श्रम भी कैसा होता है, कम खर्च होता है। और उसी कम समय में, कम धन में, कम श्रम में हम क्या करते हैं, उसे तैयार कर लेते हैं। इससे प्राप्त प्रतिदर्श अपने जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे। कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से जो भी हमें प्रतिदर्श मिलता है, यानी कि जो भी सैंपल मिलते हैं उससे हम मान लीजिए मैंने 300 लोगों पर ये रिसर्च किया 2 लाख में से, तो ये 300 लोगों पर मैंने जो भी रिसर्च किया उसके आधार पर जो भी मैंने निष्कर्ष निकाला, यानी कि जो भी मैंने कंक्लूजन निकाला, उन कंक्लूजन के आधार पर मैं ये 2 लाख लोगों पर नहीं उसका जनरलाइजेशन कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने ये 300 लोग तो अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे लिए हैं, तो बाकी के जो बुरे लोग हैं तो उनके बारे में तो मुझे यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर 2 लाख में सभी अच्छे तो नहीं होंगे ना, कुछ बुरे होंगे, कुछ अच्छे होंगे। तो जो बुरे लोग हैं उन पर तो मैं जनरलाइजेशन नहीं कर सकती ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इससे जो इससे जो हमें सैंपल मिलता है उस सैंपल के आधार पर वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। ओके, इससे प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण अपनी जनसंख्या तथा उससे मिलती जुलती जनसंख्या के सदस्यों के लिए सही ढंग से नहीं किया जा सकता। वही मैंने अभी आपको बताया कि इससे जो भी निष्कर्ष निकलता है वो हम सभी पर जनरलाइजेशन नहीं कर पाते। ओके, अब देखते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। अब आपको बता दूँ कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके आधार पर यूजीसी नेट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। आपको 4-5 कथन दिए जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा निम्न में से कौन से कथन सही है। ओके, तो आपको ये, अगर आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, अगर उसकी विशेषताओं के बारे में अगर पता होगा तो आप इजीली वहाँ
यहाँ पर कथनों का अच्छे से चयन कर सकेंगे। ओके, अब देखते हैं कल के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं संभाव्य प्रतिदर्शन के जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे असंभाव्य प्रतिदर्शन के पास चलेंगे, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सबसे पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अच्छे से पढ़ने वाले, दीप्त में पढ़ने वाले। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या है। तो प्रोबेबिलिटी में 204 प्रकार के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ओके, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के। आप पेपर उठा लीजिएगा और आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मान लीजिए तीन नाम दे दिए जाता है और एक नाम आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के दिए जाएंगे, और फिर बता दिए जाएंगे कि इनमें से कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स, या तो फिर आपको ये पूछा जाएंगे इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप्स नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टाइप्स आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपका 2 मार्क्स गया समझ लीजिए। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, उसके बाद स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन है, क्षेत्रगुच्छ प्रतिदर्शन है, व्यवस्थित प्रतिदर्शन है। ये जो 4 है ना वो हमारे प्रोबेबिलिटी है। ओके, और नॉन प्रोबेबिलिटी में देख सकते हैं आप यथांश प्रतिदर्शन। देखिए इसका इंग्लिश जो वर्ड है ना वो मैं जब उसे पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। ओके, आपको वही वर्ड याद रखनी। ये जो हिंदी में होते हैं ना वो अदल बदल बहुत सारे अर्थ में यहाँ पर लिखे जाते हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। मैं एक एक जो भी स्टेप आपको टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ तब आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। ओके, चलिए नॉन प्रोबेबिलिटी में यथार्थ प्रतिदर्शन, दूसरा है आकस्मिक प्रासंगिक प्रतिदर्शन, तीसरा है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, चौथा है हिम कंदुक प्रतिदर्शन, 5वां है निर्णायक प्रतिदर्शन, 6वां है सुविधानुसार प्रतिदर्शन, 7वां है घनीभूत प्रतिदर्शन, और 8वां है हमारा संतृप्ति प्रतिदर्शन। और यहाँ पर एक ऐड कर दीजिएगा मल्टी स्टेज, यहाँ पर आप मल्टी स्टेज। ओके, यहाँ पर जो है मल्टी स्टेज यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर पाँच बनेंगे मल्टी स्टेज, और फिर सिस्टमेटिक, यहाँ पर आएगा आपका क्लस्टर आएगा, स्ट्रेटिफाइड आएगा, और यहाँ पर आपका रैंडमली जो सिंपल रैंडमली सैम्पलिंग। ओके, तो इस तरीके से ये हम कल से देखने वाले हैं एक वीडियो में। देखिए यहाँ पर टोटल 8 और 5 13 है, तो 13 वीडियो यहाँ पर हमारा सैम्पलिंग का बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।